तो गाइस हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। देखिए क्या है टॉपिक, देखो आप ये देखिए ये देखिए आप, ठीक है भाई। ये हमारी जो बोमेन कैप्सूल होती है ना, इसके अंदर की तरफ कुछ सेल्स होती है, इनको बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। क्या नाम होता है इनका? इनका नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। पोडो का मतलब होता है आपके लेग्स, पैर है ना, पैर की अंगुलियाँ जो होती है ना वैसे, तो इसलिए इसका नाम पैर की अंगुलियों की जैसी स्ट्रक्चर होती है। आप इसको देखो, ऐसे देखो, ऐसे जैसे कि कोई पैर की अंगुलियाँ रखी हुई हो, ठीक है, ऐसे देखो जैसे कि कोई पैर की अंगुलियाँ रखी हुई हो, तो इसलिए इसको पोडोसाइट नाम दिया गया, अंगुलियों की जैसे देखा जाता है, ठीक है। और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इस पोडोसाइट के जस्ट ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। और आपको ये तो पता ही है, इधर से हमारी क्या आ रही है बताइए, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। ये देखिए, ये देखिए भाई, और ये इधर से निकल गई है, राइट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये आपके सामने क्या है बताइए, इसको क्या बोलते हैं? ग्लो मेरुलस कैपिलरी, राइट है। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस चीज़ को, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे बनाऊँ, ये देखो, अंदर की तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। ये इन सेल्स का नाम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स। ये जो सेल्स होती है ना बच्चों, ये सभी की सभी, मतलब ये वाली सेल्स भी नेगेटिव चार्ज होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नेगेटिव चार्ज होती है, ये पोडोसाइट भी नेगेटिव चार्ज होती है। तो अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ, इस कैपिलरी के अंदर की तरफ कुछ प्रोटीन होगी ना? अरे भाई प्रोटीन तो होगी, ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन होगी, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्बुमिन होगा, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है, 6 नैनोमीटर होता है इसका साइज, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे IgG होगी, और क्या हो सकती है बताओ? ग्लोबुलिन हो सकता है, ग्लोबुलिन हो सकती है, ये प्रोटीन यहाँ पे मिलेगी अंदर की तरफ। और याद रखना, ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये प्रोटीन भी कैसे होती है, ये भी नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे एल्बुमिन कैसे होती है भाई? नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये प्रोटीन भी नेगेटिव चार्ज है, ये आपकी मेम्ब्रेन भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, और ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ पे आ सकती है क्या? क्या ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ आ सकती है? तो आप कहोगे सर नहीं आ सकती, क्योंकि देखो सर, नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज कभी भी पास पास नहीं आएंगे सर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे सर, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये पास नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करें? कि हम इस एल्बुमिन प्रोटीन को यहाँ ले आए अंदर की तरफ। वैसे ये चीज़ हमें करना नहीं है, हमें यूरिन के अंदर प्रोटीन को लाना ही क्यों है, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम इस एल्बुमिन प्रोटीन को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जो आपकी पोडोसाइट है, मतलब ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स है, अगर आप इनको जैसे ही Ca+2 दोगे, जैसे ही इनको आपको कैल्शियम दोगे, तो यहाँ पर जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अरे सही बोल रहा हूँ ना? और जैसे ही नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, अब प्रोटीन जो होगी वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी बताओ? अरे बताओ, वो करेगी ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में मूव करेगी। कौन मूव करेगी बताओ? आपकी जो प्रोटीन, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन,
प्रोटीन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में। इसका मतलब है अब आपके बोमेन कैप्सूल में क्या आ चुका है, आपके बोमेन कैप्सूल में क्या आ चुका है बताओ, आपके बोमेन कैप्सूल में प्रोटीन आ चुका है। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, आपके यूरिन में जाएगा, और यूरिन में प्रोटीन होने का मतलब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीनोन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया का मतलब क्या होता है, प्रोटीन इन यूरिन, और ये कंडीशन खराब कंडीशन होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन यूरिन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात थी, शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, कैल्शियम देने से क्या हो जाता है, आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट सेल्स है, ये क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, जिससे क्या होगा, अब ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में एल्बुमिन इजीली मूव करेगा, अरे ये भी न्यूट्रल हो जाएगी, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम सेल्स है ना। और अब ये बोमेन कैप्सूल में आ चुका है, प्रोटीन कहाँ आ चुका है, बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल से कहाँ जाएगा, यूरिन में, और यूरिन में प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन यूरिया। क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्यूरिया, इस कंडीशन को बोलते हैं। और ये कंडीशन क्या होती है बताओ, कि ये कंडीशन सही कंडीशन होती है कि नहीं, ये होती है लीथल कंडीशन होती है। ये लीथल मतलब खराब कंडीशन होती है। ये कैसी कंडीशन होती है बताओ, ये होती है लीथल कंडीशन। चलो इसको बना लो फटाफट से, आगे चलते हैं यार। देखो भाई आगे चलते हैं ना, और आगे चलते हैं तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फटाफट बना देता हूँ मैं यार पहले, है ना। ठीक है भाई, बना दे रहे यार, फटाफट बना दे, इधर जा रहा है ना, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं अपने को ना, अभी फ़िलहाल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझिए आप। देखो भाई, फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ये लो जी, फिल्ट्रेशन, यहाँ ध्यान से सुनना। इस फिल्ट्रेशन में कौन कौन चीज़ें आती है, ग्लूकोज भी आ सकता है, अमाइनो एसिड भी आ सकता है, ठीक है, आपका आयंस आ सकते हैं, ठीक है, और आपका क्या आएगा बताओ, कुछ भी आ सकता है भाई, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस वगैरह आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्ट्रेशन में हो सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो आपका, इसका तो नाम पता है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये सारी बातें। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इस जगह पर जो फिल्ट्रेशन होगा, इस जगह पर जो फिल्ट्रेशन होगा वो ब्लड के कैसा होगा बताओ, इस जगह पर जो फिल्ट्रेशन होगा, इस जगह पर जो फिल्ट्रेशन होगा बताओ वो कैसा होगा, फिल्ट्रेशन यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, आइसोटोनिक होगा। कैसा होगा, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के क्या होगा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे आइसोटोनिक होगा। और ये जो पीसीटी है ना, पीसीटी, इस पीसीटी के अंदर सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, 80% फिल्ट्रेशन पीसीटी के अंदर होता है। और मेनली यहाँ पर सारे के सारे ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को, H2O को, इन सब चीज़ों को यहाँ पे फिल्ट्रेट कर लिया जाता है। मेनली ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो कि यहाँ पे कितना परसेंट ग्लूकोज, कितना परसेंट अमाइनो एसिड का फिल्ट्रेशन होता है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो। आयंस का भी फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। आयंस का फिल्ट्रेशन कहाँ से कहाँ पे होता है आपसे पूछ ले तो आप बिल्कुल बताना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, अब परसेंटेज आपसे पूछ ले कि कितना कितना परसेंट, 100% ग्लूकोज यहीं फिल्ट्रेट हो जाता है, अमाइनो एसिड भी 100% फिल्ट्रेट हो जाता है, और H2 जो होता है 80% H2 यहाँ पे, और 80% आयंस यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाते हैं। कहाँ पे, पीसीटी में। तो पीसीटी में सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है। सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर। कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन का मतलब पता है क्या है, देखो यहाँ पर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आ रही है, इस प्रकार से आ रही है ना भाई। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से ग्लूकोज को पकड़ के
यहाँ से अमाइनो एसिड को पकड़ के, यहाँ से आयंस को पकड़ के, यहाँ से H2O को पकड़ के कहाँ पे डालना, यहाँ से पकड़ के कहाँ डालना, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। कहाँ डालना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। इसी को तो बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अरे भाई इसी को तो बोलते हैं फिल्ट्रेशन, राइट है। या इसको हम एक को बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन भी तो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, री एब्जॉर्प्शन। किन का री एब्जॉर्प्शन कर लिया हमने, किन का री एब्जॉर्प्शन कर लिया बताओ, जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, हमने फिल्ट्रेट कर लिया उनको। और जो गंदी गंदी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसको हमने यहाँ से यहाँ डाल दिया दोबारा। इसको हम बोलते हैं सिक्रेशन। अरे पढ़े थे ना हमने सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, 80% पीसीटी में। ये आपका लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले की ये डिसेंडिंग आर्म है। ये क्या है, डिसेंडिंग आर्म, ठीक है। डिसेंडिंग आर्म्स जो होते हैं ना भाई, ये केवल और केवल किसका री एब्जॉर्प्शन करती है, ये H2O का री एब्जॉर्प्शन करती है। किसका री एब्जॉर्प्शन करती है बताओ, ये H2O का री एब्जॉर्प्शन करती है। H2O का री एब्जॉर्प्शन करने का मतलब क्या है, ये आपकी पीसीटी है, सॉरी ये आपका पीटीसी है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये H2O को यहाँ से यहाँ पे ले आती है, राइट है। मेनली H2O का री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपसे पूछ ले तो डिसेंडिंग आर्म्स के अंदर। अच्छा, असेंडिंग आर्म की दो भुजाएं होती है, यहाँ पे दो भुजाएं होती है। एक तो कौन सी होती है बताओ, एक तो होती है थिक, थिन, और एक क्या होती है, थिक। थिक लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म, थिन लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म, और ये आपका डीसीटी है भैया। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, यहाँ पर भी किसका एब्जॉर्प्शन होता है बताओ, थिन लेयर जो असेंडिंग आर्म होती है, यहाँ पर भी किसका एब्जॉर्प्शन होता है, H2O का। और जो थिक लेयर होती है ना, ये सोडियम आयन जो होते हैं ना, Na+ आयन, सोडियम आयन जो होते हैं, इनका क्या करती है बताओ, री एब्जॉर्प्शन करती है। इनका क्या करती है, री एब्जॉर्प्शन करती है। मतलब आयंस का री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बताओ, आयंस का री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, थिक लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म। और थिन लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म में किसका री एब्जॉर्प्शन होता है, H2O का री एब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग आर्म में किसका होता है, H2O का री एब्जॉर्प्शन होता है। समझ पा रहे हो ना री एब्जॉर्प्शन का मतलब। ये देखो यहाँ पे आई, ये देखो, तो इधर से देखो, ये इधर से वाटर को इसमें डाल देगा, लेकिन यहाँ से भी क्या जाएगा बताओ, यहाँ से भी वाटर जाएगा, पानी जाएगा, इधर से भी पानी, देखो इधर से वाटर जाएगा, लेकिन यहाँ से किसका री एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, Na+ का, आयंस का। किसका स्टार्ट हो जाएगा, Na+ का, आयंस का, ठीक है। ये वाटर का बिल्कुल भी री एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, कौन, थिक लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म। जबकि थिन लेयर जो होती है वो वाटर का क्या करती है, री एब्जॉर्प्शन करती है। अच्छा, डीसीटी जो होता है ना, डीसीटी याद रखना आप, डीसीटी जो होता है ना भैया, आपका जो डीसीटी होता है, ध्यान सुनना इस चीज़ को, डीसीटी दोनों का री एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब ये वाटर का री एब्जॉर्प्शन भी करता है, तो ये आपके आयंस का री एब्जॉर्प्शन भी करता है, सोडियम आयंस जो होते हैं ना उनका भी। और वाटर की री एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये एक हार्मोन को यूज में लेता है, एक हार्मोन को यूज में लेता है, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और यहाँ पर आयंस जो होता है ना, ये भी एक हार्मोन को यूज में लेते हैं यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन करने के लिए। उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये पता है कहाँ से स्रावित होता है, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, वो वहाँ से रिलीज होता है ये, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अरे रे गलत बोल रहा हूँ मैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड और एक होता है मेंडेलोकोर्टिकोइड। तो मेंडेलोकोर्टिकोइड जो होता है ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, आयंस मेनली Na+ का क्या करना, री एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। और ADH जो होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये इसको हम बोलते हैं पिटोसिन हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसका एक और नाम होता है यार, इसका नाम क्या होता है यार, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और क्या बोलते हैं इसको, पिटोसिन तो ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ठीक है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को हम एक और नाम जानते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, याद नहीं आ रहा मुझे अभी नाम, है ना, अभी बताता हूँ मैं आपको।
तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये किस में काम आता है बताओ? H2 की रीएब्जॉर्प्शन में, आयंस की रीएब्जॉर्प्शन में, सारा कुछ बता दिया। अब कहानी पे आ जाओ मेन। बताओ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है वो आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के। अब ध्यान से देखते चलना, फिल्ट्रेशन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो यहाँ से ग्लूकोज भी निकल रहा है, अमाइनो एसिड भी निकल रहा है, आयंस भी निकल रहे हैं और H2 भी निकल रहा है। सब कुछ निकल रहा है ना, राइट है? सब कुछ निकल रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, अमाइनो एसिड निकल रहा है, आयंस निकल रहा है, H2 निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि केवल आयंस ही निकल रहा है, H2 नहीं निकल रहा। इस कंडीशन में तो कुछ और कंडीशन होती, लेकिन सब कुछ बाहर निकल रहा है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर भी जो फिल्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है? आइसोटोनिक। याद रखना, आपसे पूछ सकता है पीसीटी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है? आइसोटोनिक। बोमेन कैप्सूल में कैसा होता है? आइसोटोनिक। बोमेन कैप्सूल में कैसा होता है बताओ? बोमेन कैप्सूल में होता है आइसोटोनिक, पीसीटी में कैसा होता है? आइसोटोनिक। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये जो हेनले का लूप है, हेनले के लूप की ये जो डिसेंडिंग आर्म है, डिसेंडिंग आर्म केवल और केवल किसका रीएब्जॉर्प्शन कर रही है? H2 का रीएब्जॉर्प्शन कर रही है। देखो देखो, फिल्ट्रेशन आ रहा है, H2 निकल 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 रहा है, बहुत सारा H2 निकल गया। यहाँ थिन लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म की थिन लेयर के एंड के ऊपर बहुत सारा H2 निकल चुका है। तो बताओ अब हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो कैसा हो गया? क्या अभी भी वो आइसोटोनिक होगा? नहीं होगा सर आइसोटोनिक। वो कैसा हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि उसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेशन के अंदर वो तो हो चुकी है कम, और जो आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर जो होता है थिन लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? वाटर ज़्यादा और आयंस क्या? आयंस कम। W मतलब वाटर, I मतलब आयंस। अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ से लगातार क्या निकलते जा रहे हैं? आयंस 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 आयंस। तो आयंस बाहर निकल रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर इस एंड पर यहाँ पर फिल्ट्रेशन कैसा हो जाएगा बताइए? इस पॉइंट पर फिल्ट्रेशन कैसा हो जाएगा? क्योंकि आयंस बाहर निकल रहे हैं। पहले क्या निकल रहा था? पानी बाहर निकल रहा था, अब आयंस बाहर निकल रहे हैं। तो आयंस जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा हाइपोटोनिक। कैसा हो जाएगा बताओ? हाइपोटोनिक। फिल्ट्रेशन कैसा हो जाएगा यहाँ पे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि आयंस का कम होना, आयंस का क्या होना? कम होना, जिससे फिल्ट्रेशन कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पानी भी बाहर निकल रहा है और आयंस भी बाहर निकल रहा है। तो डीसीटी के अंदर दोनों चीज़ें बाहर निकल रही है। तो इस फिल्ट्रेशन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब दोनों साथ साथ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक ही होगा सर। कैसा होगा? हाइपोटोनिक। और यहाँ पर इस पॉइंट पर जाने के बाद हम फिल्ट्रेशन को एक नाम देते हैं और वो नाम होता है यूरिन। क्या नाम देते हैं हम? यूरिन। मतलब जैसे ही इस डीसीटी से फिल्ट्रेशन बाहर निकलता है और इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तो हम उसको एक नाम देते हैं और उसका नाम होता है यूरिन। हमने इसको यूरिन नाम क्यों दिया? क्योंकि अब इसके कंपोजिशन में, अब इस फिल्ट्रेशन के कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। जो भी चेंज होना था वो सारा हो चुका है। अब फिल्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसी को हमें बाहर निकालना है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं यूरिन। तो याद रखना, यूरिन नाम कब बोलते हैं हम? जब डीसीटी से फिल्ट्रेशन कहाँ चला जाता है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट में। तो हम नया वर्ड यूज में लेते हैं फिल्ट्रेशन के लिए और उसको हम बोलते हैं यूरिन। ये हमारा बहुत प्यारा टॉपिक था, इसको आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। कहाँ आइसोटोनिक होता है, कहाँ पे हाइपरटोनिक होता है, कहाँ हाइपोटोनिक होता है, और यूरिन नाम हम कब देते हैं। और याद रखना, ये डीसीटी के अंदर दो हार्मोन का यूज होता है, एक तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है एडीएच का, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, देख के बताते हैं आपको ना जो भी है। इसका एक और नाम होता है, अभी याद नहीं आ रहा यार, इसका नाम पता नहीं क्या होता है यार। अरे इसका नाम होता है वैसोप्रेशन। नाम याद आ गया बच्चों इसका। इसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है इसका? वैसोप्रेशन। आपसे पूछ ले वैसोप्रेशन क्या होता है, तो एडीएच को ही वैसोप्रेशन बोलते हैं। और ऑक्सीटोक्सिन होता है ना, ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं पिटोसिन।
क्या बोलते हैं इसको, पिटोसिन। ये लिख लेना आप, है ना, ये मेरे दिमाग में आ रहा था, पिटोसिन पिटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं पिटोसिन, ठीक है। और ये दोनों रिलीज कहाँ से होते हैं, ऑक्सीटोसिन और आपका जो एडीएच है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस। लिख लो भाई, जगह बना के कैसे भी लिख लो, अपने को कंटेंट चाहिए भाई, डिज़ाइन से मतलब नहीं है ना। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इनका फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई होती है, वो बना के जाती है। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई तो बनाती है हाइपोथैलेमस की, जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है वो तो बनाती है ऑक्सीटोसिन। और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती है वो बनाती है क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दो तरह की न्यूक्लियाई देखने को मिलती है हमारे हाइपोथैलेमस में, याद रखना इसको आप। अब हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है।